नमस्कार साथियों। हम हिंदी में नेट जेआरएफ सेट में 21 हिंदी उपन्यास पढ़ रहे हैं। उसमें हमने देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु और गोदान उपन्यास को पढ़ लिया है। आज हम अज्ञेय की शेखर एक जीवनी उपन्यास को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शेखर एक जीवनी है। जीवनी, उपन्यास, कहानी आदि। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि ये शेखर एक जीवनी उपन्यास है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे इसमें इसके दो भाग आते हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 ईस्वी में होता है और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में आता है। इस उपन्यास का प्रकार ये आत्मकेंद्रित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इसकी मुख्य विशेषता है ये फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित उपन्यास है ये। मुख्य पात्र है शेखर, उपन्यास का नायक है, और शशि ये उपन्यास की नायिका शेखर की प्रेयसी है, और ये मौसेरी बहन भी लगती है शेखर के, लेकिन ये शेखर की प्रेमिका है। सरस्वती ये भी शेखर की बहन है। शेखर की प्रेरक गुरु, शेखर की ये बहन लगती है, लेकिन शेखर बहन के प्रति भी आकर्षित हो जाता है। शेखर की एक अन्य पात्र में शेखर की माँ है। विषय प्रेम या प्रणय की भावना मुख्य रूप से इस उपन्यास में हमें देखने को मिलेगी। विद्रोही चेतना का चित्रण इसमें देखने को मिलेगा। शेखर पूर्ण रूप से विद्रोही व्यक्तित्व के रूप में दिखाया गया है। क्रांति की भावना ये भी एक तरह का देखें हम तो इम्पोर्टेंट है। क्रांति की भावना शेखर में क्रांति की भावना प्रबल रूप से उजागर होती हुई दिखाई देती है। वह सबसे विद्रोह करता है, क्रांति करता है। बाल मनोविज्ञान का चित्रण है और किशोरावस्था का चित्रण किया गया है। किशोरावस्था की मुख्य रूप से प्रेम की कहानी भी इसमें दिखाई गई है। यह अज्ञेय का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, मनोविज्ञान पर आधारित है और मनोविश्लेषणवाद का इस पर प्रभाव पड़ा है। इस उपन्यास में अज्ञेय ने बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम, भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। ये मुख्य मनोविश्लेषणवाद में मुख्य रूप से क्या है तो काम, अहम, भय, ये तीनों इन मनोविश्लेषणवाद में मुख्य रूप से आते हैं। इसमें स्वतंत्रता का संबंध बंधनों से मुक्ति मात्र से नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता एक मूल्य है जो व्यक्तित्व को अर्थ देती है। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि केवल बंधनों से मुक्ति, ये व्यक्तित्व को एक नया अर्थ देती है और हमें अलग व्यक्तित्व का दृष्टिकोण देती है। शेखर की खोज उसकी आधुनिक दृष्टि के कारण एक मुकम्मल स्वातंत्र्य की खोज है। शेखर रूढ़ नैतिकता का घोर विरोधी है। वह कुछ नयापन करना चाहता है। वह रूढ़िवादिता का प्रबल विरोधी है। शशि एवं शेखर का भी इसी रूढ़िबद्धता के विरुद्ध स्वातंत्र्य की खोज है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आ सकता है। ये पंक्ति देखें कि रूढ़िबद्धता के विरुद्ध स्वातंत्र्य की खोज किस उपन्यास में देखी जाती है, तो हमें इस उपन्यास के बारे में बता देना है। शेखर एक जीवनी। शेखर प्रतिलिपि होने का विरोधी है
वह मौलिकता का अन्वेषी है, वह कुछ नया करना चाहता है, वह दूसरे की प्रतिलिपि करने का विद्रोह करता है, विरोध करता है। शेखर समाज के प्रदत्त नियमों के भीतर अपने व्यक्तित्व का गला घोटने को तैयार नहीं है। शेखर जो पुराने नियमों पर चलने का विरोधी है, वह कुछ नया करना चाहता है, रूढ़िबद्धता में नहीं बंधना चाहता है। तो एक बहुत ही अच्छा ये बात है। शेखर समाज के अंधविश्वासी के तले अपने व्यक्तित्व की तिलांजलि नहीं देना चाहता। शेखर वही करता है जिसके लिए उसे मना किया जाता है, अर्थात वह केवल अपना दिल कहता है वही करता है। अमूमन हम देखते हैं कि समाज में हम बालकों को कहते हैं ये करना, ये नहीं करना, ये इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं बच्चे को हम जो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, अक्सर वो ऐसा ही करते हैं। तो ये समाज से अलग जाके अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः स्वतंत्रता की खोज शेखर एक जीवनी का केंद्रीय लक्ष्य है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वस्तुतः स्वतंत्रता की खोज शेखर एक जीवनी का केंद्रीय लक्ष्य है और इसे मूर्त करने वाली कई घटनाएं इस उपन्यास में चित्रित की गई है। प्रश्न आ जाए, शेखर एक जीवनी का केंद्रीय उद्देश्य या केंद्रीय लक्ष्य क्या है? स्वतंत्रता की खोज है। यहाँ प्रेम आदि विकल्प में आ जाए, लेकिन मुख्य केंद्रीय लक्ष्य स्वतंत्रता की खोज ही माना जाएगा। शेखर का व्यक्तित्व फ्राइड के मनोविज्ञान के आलोक में 3 मूल प्रवृत्तियों पर गढ़ा गया है। ये जो फ्राइड का मनोविज्ञान है, फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद बहुत ही चर्चित है, तो उसमें मुख्य रूप से 3 प्रवृत्तियां है, अहम, काम और भय। अहम, काम और भय, इन तीनों प्रवृत्तियों पर आधारित ये उपन्यास मुख्य रूप से लिखा गया है। शेखर के अहम भाव के कारण मैं अपने पूरे व्यक्तित्व चेतना के केंद्र में है। मैं उसका मुख्य केंद्र है। मैं कुछ हूँ उसका स्थायी भाव है। मैं उसमें केवल शेखर अपने आप को महत्व देता है। समाज क्या कह रहा है उससे शेखर को कोई लेना देना नहीं है। शेखर में काम भावना भी मानसिक अनुभूति के रूप में दिखाई देती है। जैसे बहन को गाते सुनते एकाएक कोई अज्ञात भाव बालक के मन में जागा, कितनी अच्छी लगती हो तुम। बहन के प्रति भी वो कामुक हो जाता है, काम प्रवृत्ति की निगाहों से देखता है और वो कहता है कितनी अच्छी लगती हो तुम। उसके मन में बहन के प्रति भी प्रेम जागृत होता है। शेखर में भय भी प्रबल रूप से विद्यमान है। अजायब घर के चर्म व्याघ्र से डरकर भागना और स्वप्न में चीखना भय की प्रवृत्ति का द्योतक है। कुल मिलाकर शेखर की स्वातंत्र्य की खोज संपूर्ण नीति की खोज है। वह सभी प्रकार की अपनी स्वातंत्र्य आकांक्षा को एक उपलब्धि से जोड़ना चाहता है। ये शेखर जो है स्वतंत्रता की खोज में एक उपलब्धि से जोड़ना चाहता है, एक उपलब्धि स्थापित करना चाहता है। किससे? स्वतंत्र की खोज से। और वह रहता है सबसे अलग, समाज से अलग रहकर अपनी पहचान बनाना चाहता है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि शेखर एक जीवनी की केंद्रीय चेतना स्वातंत्र्य की खोज है। शेखर एक जीवनी के केंद्र में शेखर का व्यक्तित्व है जो आत्मान्वेषण की प्रतिक्रिया से गुजरते हुए जीवन का अर्थ ढूंढ रहा है और इस क्रम में वह अपने अतीत की स्मृति यात्रा करता है। ये फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित उपन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से। शेखर एक जीवनी के केंद्र में शेखर का विद्रोह उपस्थित है
उसके विद्रोह की प्रेरणा उसके युग यथार्थ में निहित न होकर उसके मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में निहित है। शेखर कहता है, मैं कहता हूँ, ओ विद्रोहियों, आओ पहले इसी दम्य को काटो, पहले इसी दंभ को काटो। दंभ अहंकार को पहले मिटाना है। जानो, समझो, घोषित करो कि हम इस या उस दुर्वावस्था से नहीं, हम इस ऐसेपन के ही एताहसत्व मात्र के ही विरोधी है, बहिष्करण के ही विरोधी है। शेखर एक जीवनी में शेखर और शशि का संबंध अखंड विश्वास में बंधा हुआ ऐसा स्त्री पुरुष का संबंध है जो पूर्व प्रदत्त सामाजिक ढांचे एवं परंपरागत नैतिक विधान को अतिक्रमित करता है। ऐसा इनका प्रेम है, समाज से ऊपर का संबंध है। शशि शेखर की मौसेरी बहन है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि शशि शेखर की रिश्ते में क्या है, तो मौसेरी बहन है, परंतु दोनों के पारस्परिक अनुभूति और व्यवहार इस संबंध को अतिक्रमित करता है। वस्तु तो शेखर और शशि के संबंध को नाम के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। नाम, इनके नाम में कोई नहीं है कि ये शेखर की मौसेरी बहन है, क्या है, इससे कोई महत्व नहीं। ये केवल स्वतंत्र चेतना है, स्वतंत्रता की ओर स्वतंत्र की मांग करता है। दोनों समाज से स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसी कारण शशि अपने ससुराल में प्रताड़ित होकर शेखर के साथ रहने का निश्चय करती है। ससुराल से जब प्रताड़ित किया जाता है तो वह शेखर के साथ रहने लग जाती है, और जब शेखर जेल चला जाता है तब भी वो उससे मिलने जाती है। मुख्य इस उपन्यास को हमने अभी देखा, इसके मुख्य तथ्य पर भी हम नज़र डालेंगे और इसका सारांश हमने देखा, आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस आधार पे मुख्य तथ्य मैंने यहाँ अलग से लिखे हैं। यह उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित उपन्यास निम्न में से है, तो शेखर एक जीवनी उपन्यास को आपको सही करना है। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर फांसी के तख्ते तक आने की घटनाओं का वर्णन इस उपन्यास में मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बचपन से लेकर फांसी, जब तक फांसी के तख्ते पर आता है तब तक की घटना इस उपन्यास में बताई गई। लेकिन है ये फ्लैशबैक पद्धति पर, जो अपनी पुरानी घटनाओं को बता रहा है। उपन्यास के प्रारंभ से शेखर से भेंट होती है, जो फांसी की सजा पाए हुए है एवं जेल में कैद है, और अब वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। मृत्यु के क्षण में हमें क्या क्या याद आता है? जब कोई मृत्यु किसी व्यक्ति की होती है तो उसे अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं का दोहरान हो जाता है, और वही शेखर के साथ हो रहा है। वह अपनी पुरानी जीवनी का दोहरान कर रहा है, किस प्रकार के उसके जीवन में क्या बीता, यही फ्लैशबैक पद्धति है। अंतिम समय में शेखर की आंखों के सामने भूतकाल के सभी चित्र घूमते हैं। वह अपने भूतकाल के जीवन को याद कर रहा है। फ्लैशबैक पद्धति, इसी को फ्लैशबैक पद्धति कहते हैं। प्रारंभ में शेखर के भाई बहन, माता आदि से कथा वस्तु आगे बढ़ती है। भाई बहन, माता क्या कहते हैं, कैसे जीवन यापन करता है, और कैसे माँ उसको डांटती है और माँ पर भी वो एक बार क्रोधित हो जाता है, तो इसका भी इसमें वर्णन आता है। शेखर का नास्तिक बनना, डरावनी चीज़ों को देखकर डरना, लेटर बॉक्स पर कूदकर डाकिए पर
डाकिए का पैर कुचलना, माँ के प्रति घृणा करना, ये देखिए माँ से भी घृणा करने लग जाता। आदि घटनाओं का चित्रण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। अज्ञेय जी मनोविश्लेषणवाद के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। बाल्यावस्था से ही तरह तरह के प्रश्न उसके मन में उठते हैं। पक्षियों को देखकर स्वतंत्र होने की तमन्ना उसके मन में जाग उठती है। ये देखिए पक्षी जिस प्रकार से स्वतंत्र है उसी प्रकार से शेखर भी स्वतंत्र होना चाहता है, समाज के बंधनों को तोड़ना चाहता है। वह आगे चलकर प्रकृति प्रेमी बनता है और एक बार तो वो क्रांति में भी शामिल हो जाता है। कम उम्र में ही वह अपनी बहन सरस्वती के प्रति वह आकर्षण अनुभव करता है। वह कहता है कि कितनी अच्छी लगती हो तुम। जब सरस्वती को गाना गाते हुए सुनता है, देखता है, तब वह अपनी बहन को ही कहता है कितनी अच्छी लगती हो तुम। वह ईश्वर को भी नहीं मानता, प्रार्थना भी नहीं करता, दिन भर घूमता रहता है। इसलिए शेखर की माँ को इस पर गुस्सा आता है। वह मारने पीटने लगती है, इसलिए वह माँ से घृणा करता है। जब किसी बालक को हम बार बार डांटते हैं, मारते हैं, ऐसा मत कर, ऐसा कर, तब बालक माता पिता से घृणा करने लग जाते हैं। दूसरे खंड में शेखर के मन में विदेशियों के प्रति घृणा जागती है। विदेशियों के प्रति भी शेखर के मन में घृणा जागती। गांधी जी के मन में श्रद्धा प्रकट करता है, राष्ट्रीय नाटक लिखता है, माँ और पिता के बारे में सोचता है। शेखर पूर्णतः अतीत में डूब जाता है। बाल्यकाल में अनेक अलग अलग हरकतें करना, अनेक स्त्रियों के संपर्क में आता है। वह असंख्य नारियों से प्रेम तो करना चाहता है, लेकिन वह भोग करने में असमर्थ है। वह सभी से प्रेम करता है, लेकिन किसी से भोग नहीं करता। वह भोग करने में असमर्थ है। मनोविश्लेषणवाद का इस पर प्रमुख रूप से प्रभाव देखा जाता है। वह अपनी दमित वासनाओं और इच्छाओं को उजागर करने के लिए उसे उचित माध्यम नहीं मिल पाता। शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने पंजाब जाता है। उसका चित्रण भी इस उपन्यास में हमें मिलता है। जब वह जाता है तो रास्ते में मुठभेड़ हो जाती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्रांति में भी वो शामिल हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएं भी हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती। उसके एक मित्र कुमार, मित्र का नाम है कुमार, के साथ भी समलैंगिक आकर्षण होता है। ये देखिए काम वासना इतनी प्रबल है कि वह समलैंगिक के प्रति भी आकर्षित हो जाता है तथा बाद में मित्रता इसी कारण टूट जाती है। शेखर के अस्तित्व तथा आत्मसम्मान का परिचय हमें इस भाग में मिलता है। लाहौर में पढ़ते समय शेखर कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लेता है, स्वयं सेवक भी बनता है तथा एक दलपति भी बनाया जाता है। लेकिन वहाँ किसी को उसने थप्पड़ मार दी और इस कारण उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। शेखर एक घोर अपराध इसलिए कर देता है कि उसने अनुशासन को भंग करने वाले 3 स्वयंसेवकों को दल से बाहर निकाल देता है। उसे अधीक्षक द्वारा अपमानित शब्द सुनने पड़ते हैं। शेखर जो अनुशासन प्रिय था और अनुशासन भंग करने वाले सेवकों को वह बाहर निकाल देता है। शेखर क्रांतिकारी भी बनता है। शेखर क्रांतिकारी भी बनता है और जेल भी जाता है। जेल में भी वो रहता है। शारदा, शांता, शशि, ये मौसेरी बहन है, आदि से संपर्क में आता है। आदि से वह प्रेम करने लग जाता है। शशि का विवाह हो जाने के बाद एक दिन बारिश के चलते शशि एक रात शेखर के साथ रहती है और यही शशि का जीवन
बदल देती है। शशि को अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होना पड़ता है, क्योंकि वह बारिश हो जाने के कारण एक रात शेखर के साथ रहती है, तो उसके ससुराल वाले शशि को प्रताड़ित करते हैं, तो वह ससुराल वालों को छोड़कर शेखर के साथ रहने चली जाती है। पूर्व में जब शेखर को बंदी बनाने पर वह उससे मिलने जाती है, कुछ कहना चाहती है, पर कुछ बताए बिना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शशि की भी मृत्यु हो जाती है। इस कथा वस्तु से यह पता चलता है कि बचपन से ही विद्रोह की भावना लेकर चलने वाला शेखर अंत में किस तरह विद्रोही बनकर सजा पाता है, और अब उसे फांसी होने वाली है। इस उपन्यास का मुख्य भाव यह है कि जब बचपन से ही विद्रोह की भावना लेकर कोई बालक चलता है, तो उसे सही रास्ता, सही दिशा नहीं मिल पाता। ऐसी अवस्था में वह विद्रोही बन जाता है और गलत कदम उठा पाता है, जिससे उसे अंत में पछताना पड़ता है और फांसी हो जाती है। लेकिन वो शेखर है जो ये स्वतंत्रता की खोज करना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, चिड़ियों की तरह आसमान में उड़ना चाहता है, किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है। तो मुख्य रूप से इस उपन्यास में अज्ञे जी ने मनोविश्लेषण वाद से प्रभावित होकर इस उपन्यास की रचना की। काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है यह, और यह मुख्य बात ध्यान रखना, ये फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। मुख्य पात्र जरूर याद करना मित्रों, क्योंकि परीक्षा में बहुत सी बार पात्रों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। शेखर, शशि, सरस्वती और शेखर की माँ, 4 मुख्य पात्र इसमें आते हैं। एक बार विषय दोबारा देख लेते हैं। प्रेम या प्रणय की भावना, विद्रोही चेतना का चित्रण, क्रांति की भावना, बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण। तो इस प्रकार से हमने आज शेखर एक जीवनी उपन्यास पढ़ा। पहले हमने देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा, गुरु, गोदान, और अब ये शेखर एक जीवनी। तो इकाई 6 से हमें हिंदी उपन्यास में हमने ये 4 उपन्यास पढ़ लिए हैं, और निरंतर आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप अपने मित्रों तक इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके उत्साहवर्धन ज़रूर करें। धन्यवाद।